पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। आग को काबू में लाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मिन पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कहता है ताकि वो लोग कोई रूमर्स ना फैलाए। तो इस फायर इंसिडेंट में किसी को भी कोई चोट नहीं लगी थी, सब अंडर कंट्रोल आ चुका था। पर मिन को इस फायर इंसिडेंट पे डाउट होता है क्योंकि 3 साल पहले ऐसे एक फायर इंसिडेंट में पिछले राजा की मौत हुई थी। अभी अभी तो रॉयल फैमिली में सब कुछ स्टेबल हुआ था, इतने में ही एक और फायर इंसिडेंट, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये बोलकर सिक्योरिटी को ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। हिजू भी बाहर आती है। सेक्रेटरी हेजोंग उससे पूछती है कि इतनी जल्दी आप बाहर कैसे आ गई। तो हिजू उसे फायर इंसिडेंट के बारे में बताती है। जो सुन हेजोंग तो प्रिंस यान के बारे में पूछने लग जाती है कि वो तो ठीक है ना। हिजू पूछते कहीं तुम प्रिंस यान की फैन तो नहीं हो ना, जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। ये बोलकर उसे घर चलने कहती है। हेजोंग पूछते ग्रैंड प्रिंस यान के साथ आपका कोई पंगा है क्या, मतलब वो भी रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया से ही पढ़े हैं, तो कहीं स्कूल में उन्होंने आपको बुली वुली तो नहीं किया ना, जो आप उनको पसंद नहीं करती। हिजू कहती है तुम्हें लगता है कोई मुझे बुली कर भी सकेगा। हेजोंग कहती है फिर आप उन्हें हेट क्यों करते हो। हिजू कहती है बस ऐसे ही, जिससे हमें 2009 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया में पढ़ते थे, जहाँ हिजू एक रात चोरी छुपके आर्चरी रेंज आई थी प्रैक्टिस करने, लेकिन वो एक भी बुलसाई हिट नहीं कर पाती। तभी पीछे से यान आकर पूछता है कौन हो तुम। हिजू से देखकर डर के भागने लगी थी। यान कहता है कि अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं है, पकड़ी जाओगी, जो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। इसलिए बताओ नाम क्या है और कहाँ से हो। हिजू नाम बताती है और कहती है 9th ग्रेड जुजाक हाउस से। यान कहता है तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने स्कूल के रूल को तोड़ा है। हिजू कहती है मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी थी क्योंकि एग्जीबिशन मैच आने वाला है। यान कहता है तो क्या तुम रूल्स तोड़ोगी। 10th ग्रेड से नीचे वालों को रात 11 बजे के बाद डॉर्मेट्री से निकलना मना है, ये पता है ना, और इस रूल को तोड़ने पे 20 डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे, ये भी जानती हो। और दिए हुए टाइम से ज्यादा कोई स्कूल प्रॉपर्टी यूज करने से पहले प्रिंसिपल का अप्रूवल लेना पड़ता है, और इस रूल का उल्लंघन करने पे 10 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। जिसपे हिजू कहती है तो प्रिंस आप भी यहाँ है, तो इसका मतलब आपको भी डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। जो सुन यान प्रिंसिपल का अप्रूवल लेटर निकालता है, कहता है कि मैं तो अप्रूवल के साथ आया हूँ। हिजू पूछती है ये तुम्हें मिला कैसे, जबकि प्रिंसिपल ने खुद मैच के चक्कर में ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए मना किया था। और तो और यहाँ की चाबी किसी दूसरे स्टूडेंट के पास कैसे मिली। वो यहाँ की चाबी दिखाते हुए कहती है कि ये चाबी 9th ग्रेड के रियू मिनसोक के पास थी। अगर ये आर्चरी रेंज यूज करना मना ही होता तो फिर उसके पास ये चाबी कहाँ से आई, जिसको दिखाकर वो क्लास में शो ऑफ करता रहता था, इसलिए मैंने उससे ये चुरा लिया। किसी के पास आर्चरी रेंज की चाबी है, तुम्हें इतनी आसानी से प्रिंसिपल की परमिशन मिल गई, जो शायद मुझे कभी भी नहीं मिलती। इसलिए डिमेरिट पॉइंट का लेक्चर तो मत ही दो मुझे, मैं बस इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहती हूँ। जो फैसिलिटीज मेरे राइवल्स को मिलती है मैं वो लेकर रहूंगी। यान कहता है तो इसके लिए क्या तुम उनके लेवल पे गिर जाओगी। हिजू कहती है बिना प्रैक्टिस के हारने के बजाय मैं गलत तरीके का यूज करके अपना हक छीन कर जीतूंगी। ये बोलकर जाने लगती है, पर फिर वापस आकर यान को ग्रीट करके चली जाती है। जो देखिए यान स्माइल करता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इसी मोमेंट को याद करके हिजू यान को कहती है कितना रूड था। अगले दिन क्वीन मदर यान से मिलने आती है और कल उसे थप्पड़ मारकर वो सब कहने के लिए सॉरी कहती है कि अपने बेटे की सलामती के फिक्र में मैंने बिना सोचे समझे कल आप पे हाथ उठाया और कुछ गलत बातें बोली। यान कहता है प्राइम मिनिस्टर मिन कुछ एक्शन लेने वाले थे, खैर आपको जब अपनी गलती का एहसास है तो मैं उन्हें समझा दूंगा। क्वीन मदर कहती है सबको बस आपकी ही चिंता है, राजा की कल किसी को चिंता नहीं थी। पैलेस में आग लगी थी, राजा की जान जा सकती थी, पर सबको चिंता थी आपके चेहरे पे लगे कट की। यान कहता है तो क्या आप उसके लिए मुझे ब्लेम करती हैं। क्वीन मदर कहती है हाँ, क्योंकि आप राज्य प्रतिनिधि हैं, राजा का सारा काम तो आप ही करते हैं। यान कहता है तो क्या आप चाहती हैं कि हमारे 8 साल के राजा को सारी जिम्मेदारियां दे दी जाए, जो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए तो मुझे राज प्रतिनिधि बनाया गया। और वैसे भी एक राज प्रतिनिधि के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। पर क्वीन मदर को फिक्र थी यान के इन्फ्लुएंस की, क्योंकि राजा से ज्यादा यान का बोलबाला था। यान के बस एक बार कहने पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक कोई भी काम कर देते हैं। तो उनके कहने का मतलब था कि यान ने राजा को ही ओवरशैडो कर दिया है। ये सुन यान को अपना बचपन याद आता है, जब उसे एग्जाम में 100 मिला था, तब भी उसके पिताजी खुश नहीं हुए थे। इवन तभी कह दिया था कि वो बस ग्रैंड प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस नहीं। यानी बचपन से ही तय था कि राजा यान का बड़ा भाई ही बनेगा और यान कभी भी राजा नहीं बनेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यान पूछता है आपको मुझसे चाहिए क्या। क्वीन मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा राजा के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह साथ खड़े रहो। यान कहता है मैं वही तो कर रहा हूँ। देन क्वीन मदर कहती है तो फिर शादी के लिए मान जाओ और मेरी पसंद की लड़की से शादी करो, ये करके साबित करो कि तुम हमेशा राजा के साथ हो। इधर हिजू के लिए भी उसके डैड ने एक रिश्ता देखा था, जिसके लिए हिजू साफ मना करती है, क्योंकि उस लड़के में कुछ भी खास नहीं था, वो बस एक छोटी सी कंपनी का सीईओ था। हिजू कहती है कम से कम मेरे बराबर का तो कोई ढूंढो। तभी तेजू और उसकी वाइफ आते हैं, जो कहते हैं तुम्हारे लायक सबसे बेस्ट रिश्ता यही मिला। हिजू समझ चुकी थी कि ये लोग शादी के बहाने उसे बस फैमिली से निकालने का सोच रहे थे। तेजू की वाइफ कहती कि हमने बहुत अच्छे अच्छे खानदानों में कोशिश की तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने का, पर क्या है ना, वो लोग हर छोटी छोटी डिटेल तक पता करते हैं, जिसके बाद सभी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, जिससे वो हिजू के नाजायज होने का टॉन्ट मार रही थी। जो सुन हिजू भी उसे कहती कि फिर तुमने इस तेजू जैसे लूजर से कैसे शादी कर
ली, जिससे भाई बहनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। हीजू साफ कह के चली जाती है कि मैं तो इस लड़के से शादी नहीं करने वाली। इधर ह्योन को क्वीन मदर की बात सुनकर हैरानी होती है। वो कहता है कि अब तक तो क्वीन मदर आपकी शादी करने के ही खिलाफ थी और अब वो आपकी शादी कराना चाहते हैं, वो भी उनकी पसंद की लड़की के साथ। ये मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यान ने क्वीन मदर को कोई जवाब नहीं दिया था, इसीलिए वो भी बस इस बारे में सोच ही रहा था। इधर हीजू की तो शादी वाली बात से दिमाग खराब हुआ बैठा था, इसीलिए वो तो सारे डायरेक्टर्स पे गुस्सा निकाल रही थी। तो हीजोंग उसे शांत कराती है और बताती है कि उसे प्रोफेशनल और पर्सनल चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इधर यान कुछ दिन के लिए रॉयल पैलेस छोड़कर अपने प्राइवेट रेसिडेंस जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात होती है मिस्टर इम्प्योंग से, जो कि थे क्वीन मदर के पिताजी, जो इनके रॉयल कोर्ट के एक मिनिस्टर भी थे। तो यान के अपने प्राइवेट रेसिडेंस में जाने वाली बात सुनकर मिस्टर इम्प्योंग कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा अगर आप पे कोई मुसीबत आ गई तो। यान कहता है मुझे लगा था आप खुश होंगे मेरे पैलेस से जाने से, पर आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया मेरी फिक्र जताकर। ये बोलकर वो अपने प्राइवेट रेसिडेंस के लिए निकल जाता है। तो मिस्टर इम्प्योंग क्वीन मदर से मिलने आते हैं, जहाँ क्वीन मदर को तो अब भी लग रहा था कि वो फायर इंसिडेंट यान ने ही करवाया था। वो यही शिकायत कर रही थी कि यान को कोई कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी मनमानी करता है। तो मिस्टर इम्प्योंग कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस यान को सभी लोग पसंद करते हैं। अपने पेरेंट्स और भाई को खोने के बाद भी वो अपने छोटे भतीजे के लिए राज प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है, रॉयल फैमिली के वारिस की रक्षा कर रहा है, रॉयल क्राउन की रक्षा कर रहा है। जिसपे क्वीन मदर कहती है कि यही तो इशू है। इधर हीजू अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढ रही थी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके डैड किसी आरे गहरे के साथ उसकी शादी करा ही देंगे। पर हीजू को अपने जितना काबिल कोई मिल ही नहीं रहा था। तो वो हेजोंग को पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन तक सबकी मैट्रिमोनी प्रोफाइल चेक करने कहती है, पर कोई बात नहीं बन रही थी। हीजू तंग आके कहती है कि मैं ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, बस कोई ऐसा मिले जो मेरे स्टेटस के बराबर हो। इतना भी कुछ इम्प्रेसिव नहीं चाहिए, बस मेरी ब्यूटी काबिलियत और स्टैंडर्ड मैच करे। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई रॉयल खानदान ढूंढ रही हूँ। ये बोलकर वो रुक जाती है, उसे कुछ आइडिया आता है। इधर यान अपने प्राइवेट रेसिडेंस में होता है, जहाँ यौन आकर उसे कुछ आर्टिकल्स दिखाता है, जिसमें कुछ रॉयल मिनिस्टर्स और पब्लिक यान के खिलाफ थोड़े नारेबाजी कर रहे थे राजा के बर्थडे सेलिब्रेशन पे हंटिंग वाले कपड़े पहन के आने के लिए। यौन कहता है मैंने इसीलिए तो मना किया था आपको कि ये पहन के मत जाइए। यान पूछता है कि उस रात के फायर वाले इंसिडेंट को लेकर कोई नई खबर है क्या। यौन कहता है कि अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है। यान कहता है शायद जल्द ही मेरा नाम एक और बार ट्रेंड करेगा। इधर हीजू के ऑफिस में यान के काफी चर्चे चल रहे थे, क्योंकि यान कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं था। हेजोंग यान की तारीफ करते हुए हीजू के पास आती है, बताती है कि ग्रैंड प्रिंस यान अभी हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, उन्हें लेके इंसेन हाइप है। तो उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हुए हीजू कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। हीजोंग पूछते कि आखिर आप ग्रैंड प्रिंस यान के बारे में क्या सोच रही हैं, जो सुन हीजू स्माइल करती है। इधर ह्योन परेशान हुए जा रहा था, क्योंकि यान को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रहा था, इसीलिए वो यान से एक स्टेटमेंट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आपका कोई दूसरा इरादा नहीं था क्राउन प्रिंस के बर्थडे पे वो हंटर वाला ड्रेस पहनने का। पर यान न्यूज आर्टिकल्स पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर हीजोंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ग्रैंड प्रिंस यान से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हैं। हीजू कहती क्यों नहीं। हीजोंग कहती कहीं आपने कुछ पिया विया तो नहीं है ना। हीजू कहती है सोच के देखो, मेरी जितनी काबिल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और अमीर ग्रैंड प्रिंस यान को कहाँ कोई लड़की मिलेगी। हेजोंग कहती है कि आपने ये बात किसी और को बताई नहीं ना। हीजू कहती नहीं, पर मैंने यान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है। तो ग्रैंड प्रिंस यान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, जिसे वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही वो यान से मिल सकता है। तो यान के पास काफी सारी ऑडियंस रिक्वेस्ट आई थी, पर वो सभी को रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। यान बताता है कि उनमें से एक कासल ब्यूटी की सीईओ भी है, सॉन्ग हीजू, पर यान उसके रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देता है। हेजोंग कहती है तो होना ही था, इतना आसान थोड़ी है ग्रैंड प्रिंस यान से मिलना, और आपने तो कोई रीजन भी नहीं दिया था उनसे मिलने का। हीजू कहती है तो क्या लिखूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हेजोंग कहती है तो बिल्कुल भी मत लिखना। हीजू कहती है तो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। अब यान ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी, ना ही वो किसी मिनिस्टर से मिल रहा था, जिससे क्वीन मदर तो उससे और ज्यादा चिढ़ जाती है। इधर ह्योन बताता है कि मैं सॉन्ग हीजू ने फिर से एक ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है, पर इस बार दूसरे नाम से। पिछली बार लिखा था सॉन्ग हीजू सीईओ ऑफ कैसल ब्यूटी, इस बार लिखा है कैसल ग्रुप के चेयरमैन सॉन्ग की दूसरी बेटी। यान फिर से रिजेक्ट करने कहता है। इस तरह से हीजू और 10-15 बार रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन हर बार यान उसे रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। तो बार बार रिजेक्ट होकर हीजू परेशान होती है और इधर ह्योन भी परेशान होता है। तभी हीजू को याद आता है कि बर्थडे वाली रात जब वो पैलेस के एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी, तभी यान ने कहा था कि मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे यहाँ आने के बारे में भूल जाऊंगा। इतना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ, जिससे उसे एक आइडिया था। वो इस बार लिखती है एज यान की जूनियर बोल के। ह्योन आकर यान को बताता है कि मिस हीजू ने फिर एक रिक्वेस्ट भेजी है, पर इस बार लिखा है कि आपकी जूनियर हीजू को सीनियर ग्रैंड प्रिंस यान से थोड़ी गाइडेंस चाहिए। जो सुन यान काफी सरप्राइज होता है, स्माइल करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने कहता है। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड देकर हीजू तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और शाम को सज धज के यान के प्राइवेट रेसिडेंस पहुंच जाती है, जिसके यान से मिलने की खबर क्वीन मदर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी एक स्पाई यान के प्राइवेट रेसिडेंस में मेड है। इधर फाइनली दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। यान कहता है समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, तुमने इतने सारे नाम से जो रिक्वेस्ट भेजी थी, तो बताओ मुझसे क्यों
हीजू मिलना था। हीजू अपने बैग से एक रेड कलर का लेटर जैसा कुछ निकालती है। उसे इयान के सामने रखकर कहती कि मुझे आपको प्रपोज करना था, चलिए शादी कर लेते हैं। जिस दिन इयान शॉक्ड एंड सरप्राइज दोनों होता है। यहीं पे हमें एक एपिलॉग सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस के बर्थडे वाली शाम जब इयान रॉयल लेक के पास फायरवर्क्स जलाने आया था, तब दोनों ने ही एक दूसरे को देखा था। फिर 2009 में आर्चरी रेंज को लेकर हीजू ने जब इयान को इतना कुछ सुना दिया था, तब अगले दिन वो स्कूल में काफी परेशान हो रही थी क्योंकि उसने ग्रैंड प्रिंस और रॉयल फैमिलीज की इंसल्ट करी थी। तो उसे डर था स्कूल से निकाले जाने का और पनिशमेंट का। पर तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे बुलाती है एक अनाउंसमेंट के बारे में बताते हुए, जहाँ इयान के कहने पर अब से आर्चरी रेंज सभी के लिए हर टाइम खुला रहेगा और सभी को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जो देखकर हीजू काफी सरप्राइज्ड हुई थी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हाइप करना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।